अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का जो है वो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो वर्ड है बायोलॉजी ये एक कंपाउंड वर्ड है कि 2 वर्ड्स से मिलकर जो बनता है, जिसमें से हम लोग कहते हैं नंबर 1 पर आ जाता है बायोस एंड सेकंड इज़ लॉगस। बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉगस का मीनिंग होता है टू स्टडी, के स्टडी करना। तो ओवरऑल इसकी बायोलॉजी की फिर डेफिनेशन क्या बन जाती है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, के ये साइंस की एक ब्रांच है, शाख है, इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, के जिसके अंदर हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं? बायोलॉजी का। तो सिंपल कि बायो की और साइंस की ऐसी शाख जिसके अंदर हम लोग लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि साइंस एक तरीक़ाकार है नेचर को अंडरस्टैंड करने का, कुदरत को समझने का, इसी तरीके से बायोलॉजी भी जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम लोग नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझ सकें। तो हम लोग कहते हैं कि लाइक अदर साइंसेज इट इज़ आल्सो अ वे टू अंडरस्टैंड नेचर, कि दूसरी साइंसेज की तरह ये भी एक तरीक़ाकार है नेचर को, कुदरत को समझने का। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो सेकंड पैराग्राफ के अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज़ लाइफ, के लाइफ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, के लाइफ का मतलब क्या है, या वेयर इज़ लाइफ की ज़िंदगी कहाँ पर जो है वो पॉसिबल थी, या कहाँ पर जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई। तो ये कुछ इररेलेवेंट IRQ के इररेलेवेंट क्वेश्चंस है जिनका बायोलॉजिस्ट के पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज को एक पर्सन कह देता है कि व्हाट इज़ स्पिरिट, के स्पिरिट क्या है, रूह क्या है, सोल क्या है, तो हम लोग बीइंग ए बायोलॉजिस्ट हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम लोग उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जिनके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक जो रूह है, ये स्पिरिट है, उसको तो हम लोग टच ही नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते, तो उसका हम लोग प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते। ये जस्ट कुछ रिलीजियस या फिलासफिकल आइडियाज़ हैं जिनकी बेस पर ये क्वेश्चन है। फिर एक रेलिवेंट क्वेश्चन है कि जो हम लोग ये डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि स्टडी अबाउट लाइफ, के जिसमें लाइफ के बारे में स्टडी किया जाता है। तो रेलिवेंट क्वेश्चन है कि फिर लाइफ है क्या। तो लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए इसकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बल्कि हम लोग कहते हैं कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियत हैं, अगर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं तो वो लिविंग कंसीडर किया जाता है, अगर वो करैक्टरिस्टिक्स मिसिंग होती हैं तो वो नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। तो हम लोग लिखते हैं कि लाइफ क्या है, कि लाइफ इज़ ए सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, के वो करैक्टरिस्टिक्स का, खसूसियत का एक सेट है, एक मजमूआ है, डेट डिस्टिंग्विश, जो कि फ़र्क बताता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, के जो कि जानदार और गैर जानदार चीज़ों के दरमियान फ़र्क बताता है, कि खसूसियत का एक मजमूआ है, मतलब एक से ज़्यादा खसूसियत हैं जो हमें फ़र्क बताती हैं दो चीज़ों के दरमियान, मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। आगे हम लोग स्टडी करते हैं कि वो कौन सी खसूसियत हैं, कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन जो है वो डिफरेंस को बताती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, के लाइफ की खसूसियत क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो आप लोग कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, के लाइफ की खसूसियत को लिखें। तो इनको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियत आ जाती है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जेनेटिक प्रोग्राम प्रेजेंट होता है। अब अगर हम लोग देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके अंदर जो है वो जेनेटिक प्रोग्राम पाया जाता है। अब जेनेटिक प्रोग्राम से क्या मुराद है? अब जेनेटिक प्रोग्राम हम लोग कहते हैं, जैसे लेट्स सपोज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल है, तो सेल के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि उसने जो है वो कब डिवाइड करना है, किस रेट के साथ उसमें डिवीजन होनी है, और कब उस सेल की जो है वो डेथ होनी है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी गई होती हैं थ्रू जीन्स के ज़रिए से। तो हम लोग कहते हैं कि एक आप लोगों ने ग्रेड 9 के अंदर फिनोमिनस पढ़ा होंगे, नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, कि ये दोनों क्या है कि सेल डेथ के फिनोमिनस हैं जिनके अंदर जो सेल की डेथ होती है, कि हर एक सेल की जो फेट है वो डिटरमाइन होती है कि इसने इतने टाइम के बाद इसकी डेथ हो जानी है। तो बेसिकली ये उसके अंदर जो जेनेटिक प्रोग्राम है वो इसको कंट्रोल कर रहा है कि कब उसका सेल डिवाइड करेगा और कब उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पायर, कि वो रिस्पायर कर सकते हैं। रिस्पायर से क्या मुराद है कि वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के इनसाइड ऑक्सीजन को लेके आते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर सकते हैं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, के वो ऑक्सीजन को अंदर लेके आ सकते हैं, आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि ह्यूमंस के अगर एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन क्या करते हैं कि एयर को बॉडी के इनसाइड लेके आते हैं ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल करें, और एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें। तो ये क्या है कि वो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है कि वो रेस्पिरेशन या जो है वो रेस्पायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर नंबर 3 पर, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस रिएक्शन, कि ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिएक्शंस होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल भी करते हैं। इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को अगर देखें कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं कि एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली इकट्ठा करके हम लोग मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की जो है वो डेफिनेशन क्या होगी कि ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ए सेल कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ए सेल कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो उसको इकट्ठा जो है वो मेटाबॉलिज्म कह दिया जाता है। अब अगर हम लोग देखें तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि बॉडी के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, अब ये मेटाबॉलिज्म की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। वन इज़ एनाबॉलिज्म एंड सेकंड इज़ कैटाबॉलिज्म, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो इसमें अगर नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है। एना एडिशन से है, जिसमें एडिशन की जाती है, इजाफा किया जाता है किस चीज़ का, कि जिसमें स्मॉल मालिक्यूल्स को ऐड करके कंबाइन करके लार्ज मालिक्यूल की फार्मेशन की जाती है। तो जिसमें लार्ज मालिक्यूल की फार्मेशन होती है इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास कैटाबॉलिज्म, ये कैटालिसिस से है, कट डाउन से है, ब्रेक डाउन से है, कि जिसमें जो लार्ज मालिक्यूल है, बड़े मालिक्यूल्स हैं, उनको कट करके, उनको तोड़ के, उनकी ब्रेक डाउन करके उनको स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये इनकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये उनको कंट्रोल भी करते हैं। आगे 4th नंबर पर आ जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, होम्योस्टेसिस करते हैं। होम्यो का मीनिंग होता है सेम, और स्टेसिस या स्टैटिक से है, जिसका मीनिंग क्या होता है कंडीशन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी की जो कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशंस हैं, उनको कांस्टेंट रखते हैं या उनको मेंटेन करते हैं। यहाँ आप लोग 100% तो कांस्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो नियरली कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है कि मेंटेन इंटरनल बॉडी कंडीशंस नियरली कांस्टेंट, कि वो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को नियरली कांस्टेंट मतलब तकरीबन कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। जैसे लाइक एक इंसान ही है, वो हार्ड जॉब या एक्सरसाइज करता है तो उससे उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाता है। वो आके रूम में बैठ जाता है या अंडर फैन, तो ऐसा ऐसा उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो पहले सारा टेम्परेचर उसका डाउन होता है, हीट लॉस होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से टेम्परेचर गेन करता है और अपने टेम्परेचर को जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम लोग कहते हैं कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस, तो फिर दोबारा से उसको 37 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है कि वो अपने जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको उसके अराउंड अबाउट जो है वो अपनी बॉडी की कंडीशन, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कर रहा है। तो वो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, होम्योस्टेसिस का। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस मतलब कि प्रोड्यूस करना, कि दोबारा से प्रोड्यूस करना, कि अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप, कि अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग को, या आप लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इरिटेबिलिटी। तो इरिटेबिलिटी को अगर हम लोग देखते हैं तो ये उसकी सेंसिटिविटी से भी आ जाता है, कि हसासपन से भी आ जाता है, कि अगर कोई चीज़ किसी उसको चेंज से वो डर रहा है तो उसको वो उसके नतीजे में कोई रिस्पॉन्स, कोई रद्द-ए-अमल शो करता है। लाइक आप लोग कह लें कि इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी स्टिमुलस मिलता है, कोई भी उसको चेंज मिलता है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके नतीजे में एक रिस्पॉन्स शो करता है, एक रद्द-ए-अमल शो करता है। तो हम लोग कहते हैं कि इरिटेबिलिटी के अंदर क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन दी इन्वायरमेंट,
कि वो इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए तो उसके नतीजे में क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा रद्द अमल। वो इन्वायरमेंट में आप लोग इंडायरेक्टली यूँ भी कह सकते हैं कि वो किसी भी स्टिमुलस के रिज़ल्ट पर जो है वो रिस्पॉन्ड शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रद्द अमल शो करते हैं। नेक्स्ट इनकी 7th नंबर पर करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है कैन ग्रो इन साइज़, कि वो साइज़ में ग्रो करते हैं, कि उनके साइज़ में इजाफा होता है, उनकी लेंथ में, उनकी हाइट में इजाफा होता है। लाइक अगर एक बेबी है, एक छोटा बच्चा है, तो उसकी हाइट या साइज़ जो है वो छोटा होता है। उसके अंदर माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड करने से उनका नंबर इंक्रीज़ होता है। जब नंबर इंक्रीज़ होगा तो उनकी हाइट में, उनकी लेंथ में भी इजाफा हो जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर था कैन ग्रो इन साइज़, के वो साइज़ के अंदर उनकी इजाफा होता है, या आप लोग कह सकते हैं कि वो ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो उनके अंदर होता है। नेक्स्ट है इनकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर कैन गेट एंड यूज़ एनर्जी, कि वो एनर्जी को हासिल भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं, कि वो किसी चीज़ से एनर्जी को ले भी सकते हैं और उसको किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाइक लेट्स सपोज हम लोगों ने फूड मटेरियल को खाया, तो वो हम लोग एनर्जी को ले रहे हैं बेसिकली, तो वो एनर्जी जो है वो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो जाएगी। लेट्स सपोज कि वो मसल की कंट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रही है, या मूवमेंट में यूज़ हो रही है, या नर्व इम्पल्सिस में जो मैसेज को ट्रांसमिट करने में एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर यूज़ हो रही है। तो हम लोग कहते हैं 8th नंबर पर इनकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है कैन गेट एंड यूज़ एनर्जी, को वो एनर्जी को हासिल भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर पर आ जाता है इनके अंदर कंपोज्ड 1 और मोर सेल, कि इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। फिर इनके अंदर भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ जो है वो हम लोग कहते हैं कि मल्टी सेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर। तो यूनि का मीनिंग क्या है? यूनि का वर्ड जो है वो सिंगल से है, वन से है। तो सिंपल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक सेल होता है, कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कंपोज्ड ऑफ 1 सेल, कि ऐसे जानदार जिनके अंदर एक सेल होता है उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है, कंपोज्ड 1 सेल। इनके अंदर एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है लाइक बैक्टीरिया, के बैक्टीरिया वगैरह जो है वो होल एक सिंगल सेल पर ही मुश्तमिल होते हैं। सेकंड कैटेगरी आ जाती है इनके अंदर मल्टी सेलर, मल्टी मतलब मैनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कंपोज 2 और मोर सेल, कि इनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल के अंदर आप लोग लिख सकते हैं ह्यूमंस या अदर एनिमल्स के वो मल्टी सेलर होते हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो ये वो 9 करैक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं ये वाली करैक्टरिस्टिक्स, या इनमें मेजॉरिटी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, तो वो एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। अगर इनमें से ये मेजॉरिटी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स मिसिंग होती हैं तो उसको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। या आप लोग यूँ भी कह सकते हैं कि अगर ये करैक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो लाइफ रखता है। अगर ये करैक्टरिस्टिक्स इनमें से मिसिंग है तो हम लोग कहते हैं कि वो लाइफ नहीं रखता, वो नॉन लिविंग है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, के बायोलॉजी की ब्रांचेज, के बायोलॉजी की शाखें कौन कौन सी हैं। इसके अंदर नंबर 1 पर हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी को। इकोलॉजी क्या है? तो लॉगी का मीनिंग या लॉगस का मीनिंग हम लोगों ने पीछे भी जो डिस्कस किया कि इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टडी, मतलब किसी चीज़ को स्टडी करना। इकोलॉजी क्या है? इको का वर्ड जो इकोसिस्टम से है, कि इकोसिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कि ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट इकोसिस्टम, जिसके अंदर हम लोग इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। अब इकोसिस्टम के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग के साथ ही इंट्रैक्शन भी आ जाता है, और एक लिविंग का किसी नॉन लिविंग के साथ भी इंट्रैक्शन आ जाता है। लाइक अगर हम लोग देखें तो हमारा जो वो अपने सिस्टर या ब्रदर्स इनके साथ भी इंट्रैक्शन या रिलेशन होते हैं। उसके अलावा हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत होती है, लाइक टेबल, चेयर्स एक्सेट्रा। इस तरह के जो सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनका होना भी ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ की जो है वो ज़िंदगी के अंदर इम्पोर्टेंस होती है। तो अब हम लोग इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं कि लिविंग का लिविंग के साथ इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं, और फिर दोनों का जब हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो है या ऑब्जेक्ट्स के साथ उसके इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं? इकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। ये जो वर्ड है मार्फो, ये वर्ड जो है वो फो का वर्ड जो है वो फ़ोटो से है। तो अगर हम लोग देखें एक ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज़ की फ़ोटो को देखते हैं तो उसके अंदर हमें उसके एक्सटर्नल फीचर या उसकी अपीयरेंस, मतलब कि ज़ाहरी चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं या बाहर वाली चीज़ें नज़र आती हैं।
लाइक अगर हम लोग एक इंसान की फ़ोटो देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि उसकी स्किन कलर किस तरह का है, उसके जो है वो आइज़ किस तरह की हैं, हेयर्स कलर किस तरह का है या हेयर्स किस तरह के हैं। तो जिसमें हम लोग एक चीज़ की एक्सटर्नल फीचर, बाहर की खसूसियत को स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉर्फोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की, ये बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है इन विच वी स्टडी, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, बैरूनी ज़ाहरी फीचर्स। फीचर्स मतलब कि खसूसियत ऑफ ए सेल, एक सेल की या एक टिश्यू की या एक आर्गन की बाहर वाली खसूसियत को, फीचर्स को स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच को हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है इसी के जो रिवर्स है, अनाटमी। अनाटमी क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के अगर हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, कि अंदरूनी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, तो उसके लिए हम लोगों उसकी ब्रांच यूज़ करते हैं बायो की, अनाटमी। तो अनाटमी क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की, ये बायोलॉजी की एक ऐसी शाख है इन विच वी स्टडी, इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कि हम लोग अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का मुताला करते हैं आफ्टर डाइसेक्शन, कि डाइसेक्शन करने के बाद, मतलब अगर किसी चीज़ की अनाटमी को स्टडी करना है, लेट्स सपोज अगर हम लोग कहते हैं कि फूड मटेरियल हम लोग खा रहे हैं, मतलब खुराक खा रहे हैं, हम लोगों ने स्टडी करना है कि ये फूड किस जगह पर जा रही है, बॉडी के कौन से हिस्से में जा रही है, या हम लोगों ने स्टडी करना है कि हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह का है या स्टमक का स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसके लिए हमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइसेक्शन करनी पड़ेगी, कि उसको काटना पड़ेगा। तो हम लोग उसको काट के उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर्स का मुताला करते हैं। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग किसी इंटरनल स्ट्रक्चर का आफ्टर डाइसेक्शन मुताला करते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अनाटमी। तो द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स आफ्टर डाइसेक्शन, कि बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग डाइसेक्शन करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग अनाटमी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट आगे फर्दर हम लोग बायो की ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।